नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश आपका आपके चैनल प्रज्ञापद अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हम हिमालय की सीरीज पढ़ रहे थे। भारत का भौतिक विभाजन जो है उसके अंतर्गत हम हिमालय क्षेत्र को पढ़ रहे थे। हिमालय क्षेत्र में हमने ट्रांस हिमालय, जो कि मुख्य हिमालय के पार का हिमालय है, वो पढ़ लिया है। फिर उसके बाद मुख्य हिमालय भी पढ़ लिया और लघु हिमालय भी। थोड़ा सा मैं आपको शिवालिक हिमालय बता देता हूँ। मैंने सब मैप पहले से बना के रखा है ताकि टाइम न लगे, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा हो जाता है, फिर थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं। शिवालिक हिमालय, देखिए ये हमने मैप बना के रखा है। ये भारत का ऊपरी हिस्से का मैप है। इसमें ये कश्मीर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, लद्दाख का एरिया है, ये कश्मीर का एरिया है, ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है, ये उत्तराखंड है, ये यूपी है, ये हरियाणा हो गया, और ये पंजाब हो गया। ठीक है, पंजाब हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और लद्दाख, ये मैंने बना रखा है। और मैंने ऊपर वाली जो लाल लाइन से ये लाइन गई हुई है, ये मध्य हिमालय था। मध्य हिमालय के उस तरफ मैंने घाटियां बताई थी, कश्मीर घाटी बताई थी, और एक खुली काठमांडू की घाटी बताई थी, और सब कुछ बताया था मध्य हिमालय में। मध्य हिमालय का थोड़ा सा चीज मैं बताना भूल गया था, मैं अभी आपको बताता हूँ मध्य हिमालय में क्या भूला था, मैं बताता हूँ अभी आपको। लेकिन फिलहाल ये शिवालिक हिमालय है, नीचे वाला एरिया शिवालिक हिमालय है। तो अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारा एरिया इधर का बनता है, ये जहां पर ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश आपस में टच कर रहे हैं, ये पूरा ये जो बीच का बॉर्डर है, उसी तरीके से ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये जो बॉर्डर है उत्तर प्रदेश के पास और हिमाचल प्रदेश का ये हरियाणा बॉर्डर, ये भी पूरा ये जो बॉर्डर एरिया है, ठीक है। तो अब आप मान के चलिएगा कि यहाँ पर ये शिवालिक हिमालय पूरी, आप देखिए कश्मीर के इस कोने से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश के उस कोने तक पूरी हिमाचल श्रेणी फैली हुई है। अगर इसको साइंटिफिक कहा जाए तो देखिए पाकिस्तान एरिया पड़ता है, उसमें एक पड़ता है पोतवार। पोतवार का क्या पड़ता है, पठार। पोतवार का पठार पड़ता है, वहां से लेकर के यहां क्या कहेंगे आप, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। पोतवार के पठार से लेकर अरुणाचल प्रदेश के कोने तक ये फैली हुई है। जो मिश्मी पहाड़ी है, मैंने आपको अभी वो भी बताया, मिश्मी पहाड़ी, उसमें वहां तक ये पूरा फैला हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी जो अब हम इसको बता देते हैं। सबसे पहले शिवालिक हिमालय पढ़ाने से पहले आपको हम पूरा बात में बता देते हैं। लंबाई, सबसे पहले देखिए तीन चीजें, एक बात लंबाई, दो चौड़ाई, और तीसरी क्या है बताइए, ऊंचाई। लंबाई की बात करें तो पोतवार के पठार से शुरू है, कश्मीर में जम्मू कश्मीर के एरिया से एंटर करती है, कोटली की घाटी वहां बनाती है, वहां से आगे चलती हुई हिमाचल प्रदेश के और पंजाब के बॉर्डर से होते हुए, और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर से होते हुए, फिर इधर उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर से होते हुए, बिहार और नेपाल के बॉर्डर से होते हुए, और फिर ये आगे तक जाती है। ठीक है, बीच में कुछ दूरी तक तीस्ता नदी और रायडक नदियों के बीच में इधर 90 किलोमीटर की दूरी में गायब हो जाती है, दिखती नहीं है। कौन, पहाड़ी। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में आपकी लंबाई, इसको हम कह देंगे कितना, 2400 किलोमीटर ये लंबी है। शिवालिक श्रेणी सबसे छोटी श्रेणी, ये लंबी है। चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई इसकी मान सकते हैं 50 किलोमीटर से लेकर के, किलोमीटर लगा दे, 50 किलोमीटर से लेकर के 15 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। तो यानी कि अगर हिमाचल प्रदेश में के बीचों बीच में इसकी चौड़ाई देखी जाए, यहाँ जहां पर आपका ये आपका किन्नौर घाटी है, ठीक, पिंजौर घाटी है, वहां पर देखा जाए, यहाँ जहां सतलज नदी प्रवेश कर रही है, उस जगह पर 50 किलोमीटर है, तो इधर बिहार के पास पहुंचते हुए 15 किलोमीटर ही चौड़ी रह जाती है। तो औसत जो है अगर निकाला जाए तो 33 किलोमीटर के करीब चौड़ाई इसकी निकलती है, कि कहीं सबसे ज्यादा और कहीं उधर जाके सबसे पतली। ऊंचाई का क्रम भी उधर की तरफ कम होता चला जाता है। ऊंचाई इसकी कितनी होती है, 600 मीटर, कहीं कहीं 800 मीटर लिखते हैं, 600 मीटर से लेकर के 1200 मीटर
तक है। इसको आसानी से आप समझ भी सकते हैं। 600 मीटर ऊंचाई से लेकर 1200 मीटर तक ऊंचाई होती है, यानी सबसे निचली ऊंचाई की पहाड़ियां हैं। चलिए थोड़ी सी बातें मैं जो मध्य हिमालय में बताना मैं भूल गया था वो थोड़ा मैं बता देता हूं आपको। ये देखिए शिवालिक की पहाड़ियां हैं। शिवालिक की पहाड़ियां वाकई में पहाड़ियां ही हैं। 600 मीटर ऊंचाई पहाड़ों के लिए कोई बहुत ऊंचाई नहीं होती है। तो ये मेड़ी की तरह ऊंची है, मेड़ी समझते हैं ऐसे, बस इस तरीके से ऊंची है। उसके बाद आपका ये देखिए, अब मैं दिखा रहा हूं खड़ा ढाल, और ये बिल्कुल कम स्लोप वाला एरिया मध्य हिमालय हो गया, और ये मुख्य हिमालय तो बहुत ऊंचा चला गया। ठीक है, मैं कहना चाहूंगा कि ये क्या है, ये है वृहद हिमालय, ये है क्या लघु हिमालय, और ये है क्या शिवालिक, शिवालिक रेंज। तो थोड़ी सी बात बताता हूं मैं आपको। जब लघु हिमालय पढ़ा रहे थे तो लघु हिमालय में एक बात ध्यान नहीं रही बताने को कि लघु हिमालय में जो उत्तरीय, ये देखिए उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के पहले है, उत्तर साइड में। ठीक है, तो उत्तर साइड में क्या हुआ है कि जो लघु हिमालय का उत्तरी ढाल और दक्षिणी ढाल, समझिएगा लघु हिमालय का जो उत्तरी ढाल है वो कम ढल हुआ है, ऐसे है, और दक्षिणी ढाल बिल्कुल खड़ा ढाल है जिसपे दुरूह चढ़ाई है, चढ़ नहीं सकते हैं, बीच में दर्रों से होकर के हम आगे जाते हैं। ठीक है, यानी उधर के ढाल बहुत कम ढलुआ हैं। इनके ऊपर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इनके ऊपर मैदान पाए जाते हैं। ठीक, कौन कौन से मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं, चरागाह टाइप के मैदान पाए जाते हैं, जो कि पर्यटन के लिए भी इस्तेमाल खूब किए जाते हैं। वहां पर जाड़ों में बर्फबारी होती है और बाकी टाइम खूबसूरत फूल भी गर्मियों के मौसम में खिलते हैं। तो देखिए इनको बोलते हैं मर्ग। हम अभी बृहद लघु हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं, इनको बोलते हैं क्या, घास के मैदान। इनका नाम होता है क्या, मर्ग, मर्ग। ठीक है, जैसे कि मर्ग में क्या हो गया, गुलमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग बताया था हमने आपको, सोनमर्ग, और एक है टनमर्ग, टनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग। तो इनकी, अच्छा इसकी पहाड़ी ढलानों पर खूब हरियाली भी होती है और काफी सारी वेजिटेशन दिखाई देती है, खूब हरियाली और ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, और काफी अच्छा पर्यटन क्षेत्र भी होता है। लेकिन लघु हिमालय का जो दक्षिणी एरिया है वो खड़े ढाल का होता है, उस पर कुछ वेजिटेशन नहीं होता और चढ़ने में भी मुश्किल होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर गुलमर्ग और सोनमर्ग ये तरह के मैदान पाए जाते हैं। और इधर का जो दक्षिणी ढाल है वो बिल्कुल खड़ा होता है और कतरीला पथरीला होता है। तो इस ढाल पर काफी जो है क्या होता रहता है, लैंडस्लाइडिंग वाइडिंग होती रहती है। खड़े ढाल से चट्टाने उट्टाने, ठीक है, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन होता रहता है। तो अच्छा, उसके बाद क्या है कि जैसे मैंने बताया था आपको बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में यहां पर घाटियां पाई जाती, कश्मीर घाटी, काठमांडू की घाटी, वैसे ही इसके दक्षिणी ढालों के बाद और शिवालिक के उत्तरी ढालों के बाद यहां पर क्या पाया जाता है, घाटियां पाई जाती है। अब चलिए शिवालिक की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इन मैदानों का, ये मैदान जो होते हैं जब मसूरी और सूर्य के पास पाए जाते हैं, ये लघु हिमालय के बाद वाले जो मैदान होते हैं जहां पर घाटी आपकी कश्मीर घाटी है, उसके बाद जो दक्षिण में मैदान मैंने अभी गुलमर्ग बताया था, जो लघु हिमालय के ढाल वाले घास के मैदान हैं, इनको अगर हम जाते हैं उत्तराखंड में तो इन्हीं को कहते हैं क्या, बुग्याल, बुग्याल और पयार। तो अब मान चलिएगा कि लघु हिमालय के जो घास के मैदान होते हैं उनके बारे में मैं बता दे रहा हूं कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, मर्ग बोलते हैं इनको कश्मीर में, और यही ढाल जब मसूरी रानी खेत के उधर तरफ जब होते हैं तो इन्हीं को बुग्याल और पयार भी मध्य हिमालय के मैदानों को कहा जाता है। तो चलिए मध्य हिमालय का इतनी ही बात बची थी जो कि मैंने आपको बता दी। चलिए शिवालिक हिमालय के बारे में थोड़ी बात करते हैं। आखिर शिवालिक हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। शिवालिक हिमालय भी जो है दबाव के कारण बना हुआ, सिंक्लाइन के कारण जो परतें बन गई, जो मोड़ पड़ गए नवीन मोड़दार पर्वतों की वजह से, सबसे आखिर में बना है। समय की बात करते हैं। चलिए अब समय की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। समय में मैंने आपको बताया था कि शिवालिक हिमालय का समय कौन सा था,
सीनोजोइक एरा। क्या? सीनोजोइक। सीनोजोइक एक काल था। सीनोजोइक काल जब चल रहा था, ये समय सीनोजोइक काल का समय कब से कब तक था बताइए? 6.4 करोड़ से लेकर के 20 लाख, 6.4 करोड़ वर्ष से, 640 लाख से 20 लाख वर्ष के पहले की बात जब चल रही थी सीनोजोइक काल का, जो कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में मैंने आपको बताया था, उसमें सीनोजोइक काल चल रहा था। उसमें कई काल चले। कौन कौन से? एक था पैलियोसीन। क्या? पैलियोसीन। पैलियोसीन था, पैलियोसीन था, और इयोसीन। इयोसीन, पैलियोसीन, इयोसीन और ओलिगोसीन। ओलिगोसीन। और फिर था मायोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ठीक है, तो अब यहां सीन अपने आप समझ लीजिएगा। देखिए, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। प्लायोसीन तक पहुंचते पहुंचते 20 लाख वर्ष समय के पहले का पहुंच गए थे हम। तो ये जो हिमालय का निर्माण हुआ है, इसी बीच में हुआ है। सीनोजोइक काल के शुरुआत में पैलियोसीन का काल अगर छोड़ देते हैं हम, क्योंकि पैलियोसीन काल में ही जो है डायनासोर का अंत हुआ था। उसके बाद इयोसीन काल को हम हिमालय का युग मान सकते हैं। हिमालय का युग यही इयोसीन से लेकर ओलिगोसीन है। तो इयोसीन और ओलिगोसीन में आप बृहत हिमालय मान सकते हैं। कब? ये बृहत। क्या? बृहत। कब? इयोसीन और ओलिगोसीन में। और मायोसीन का समय आप लघु हिमालय के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। और ये प्लायोसीन, जो मायो काल आखिरी और प्लायोसीन का शुरुआती और पूरा काल जो है, ये आपका शिवालिक का हो जाएगा। तो मैंने आपको ये पूरा थोड़ा इसलिए बता दिया ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहे कि प्लायोसीन काल का जो समय है वो शिवालिक का समय है। ठीक है, तो ये आपको हम लिखवा दे रहे हैं। इसको हम फिर मिटा दे रहे हैं। आप इसको समझिए, जगह बहुत कम है, फिर बहुत कुछ बताना है। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए कि प्लायोसीन काल में ही आपका शिवालिक श्रेणियां बनी है। ठीक है, सीनोजोइक कल्प के अंतर्गत। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि चलिए 4 नंबर में मान लीजिए हम समय का बता देते हैं। समय क्या है? प्लायोसीन। प्लायोसीन। प्लायोसीन का जो समय था, लंबाई हो गई, चौड़ाई ऊंचाई हो गई, समय हो गया। क्या? ये समय हो गया। समय हो गया। क्या समय था? प्लायोसीन का काल चल रहा था और शिवालिक का निर्माण हुआ था। उस वक्त क्या हुआ कि जो है दबाव के कारण जो है गोंडवाना लैंड जब इधर आई थी, तो दबाव के कारण सबसे पहले बृहद, फिर लघु, फिर शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन शिवालिक हिमालय के निर्माण में कुछ और बातें भी हम आपको बताने जा रहे हैं। ये मेन अब क्लास शुरू होती है। इसमें क्या है कि उस वक्त जो नदियों का बहाव था बहुत तेज था और बहुत सारी नदियां ऊपर से बह के आई। तो समझिएगा कैसे कि नदियां अपने साथ बहा करके मिट्टी कंकड़ सबको लेके आती गई। और देखिए लघु हिमालय के ढाल से आगे आकर के देखिए यहाँ पर पूरा जमाव बना दिया उन्होंने, जमाव बना दिया और पत्थर कंकड़ ला करके ऐसे करके शिवालिक श्रेणी की इस तरफ पूरे लगा दिए। ठीक, तो आज भी अब शिवालिक श्रेणी में चाहे आप जो है किसी घाटी में जाएं, चाहे देहरादून जाएं, चाहे हरिद्वार जाएं, वहां पर आप देखेंगे पत्थरों की भरमार आपको मिलेगी। और उसके बाद पूरे पर्वतों का एरिया, भाबर एरिया चला आता है। उसको मैं भी आपको बाद में अगले जब मैदान शुरू करूंगा तो बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कंकड़ पत्थरों से एक मेढ़ी का निर्माण हुआ। ये हिमालय जो है के दक्षिणी उत्तरी तट पूरा जो है ककरीला पथरीला हो गया। और यहां पर जब लगातार इस तरह से जमाव हुआ, और तो क्या हुआ कि पानी की पहले जहां झीलें तैयार हुई, अब समझिएगा बात को, कि यहां पानी की झीलें तैयार हुई। पानी की झीलें हम ऐसे दिखा दें, यहां पर जो है क्या हुआ कि लघु हिमालय के बाद के एरिया में पानी की झीलें तैयार हुई और कटाव की वजह से पूरा जमाव होता चला गया। लेकिन जब ये झीलें बिल्कुल भरी तो ओवरफ्लो होकर के बहने लगी और नदियां यहां से लघु हिमालय से बाहर नदियां निकलना शुरू हो गई। लेकिन क्या हुआ, जब फ्लो बहुत तेज हुआ, नदियां भरती गई, तो इन श्रेणियों को उन्होंने कटान कर दिया। समझिएगा, काट करके पहले तो एक बार झीलों का निर्माण हुआ, झीलें भर करके ओवरफ्लो हुआ और उसके बाद इन श्रेणियों को उसने काटना शुरू कर दिया और बाद में ये झीलें पूरी खाली हो गई और ये नदी क्या हुआ, इनको काट करके सीधी
बहने लगी और इस जगह पर चौड़ी घाटियां तैयार हो गई जिन पर देहरादून और हरिद्वार जैसे शहर बसे हुए हैं। यानी कहने का मतलब पहले झीलें थी, बाद में वो कट करके ये बनी है। तो चलिए हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। ठीक है, शिवालिक हिमालय मैंने बताया इधर से शुरुआत होगी कोतवाल के पठार से होते हुए ये माली हम चले आ रहे हैं। ये आपका जो बॉर्डर एरिया है इसको आप समझ के चलेंगे और इधर का ये एरिया मैं आपको बताया दे रहा हूं, ये पूरा जा रहा है। ठीक, एक पतली पट्टी है जो कि 50 किलोमीटर यहां पर चौड़ी मिलेगी, 50 किलोमीटर यहां पर चौड़ी मिलेगी और आगे जाकर पतली होते होते 15 किलोमीटर तक बिहार के आसपास के एरिया में मिलेगी। हमने केवल इतना एरिया यहां पर बड़ा करके दिखाया क्योंकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हम बहुत सारी बातें बताने वाले हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। ठीक है, तो पहली बात तो क्या है, ये आपने समझ लिया कि कैसे कचरा मलबा बह करके आया और झीलों के बाद ये लग गया और उसके बाद वहां झीलें तैयार हुई और झीलों ने जब शिवालिक श्रेणी को काटा तो फिर क्या हुआ कि आगे जाकर के तो यहां पर जो है झीलों की जगह पर मैदान साफ हो गया और पानी यहां ठहरने नहीं लगा और शिवालिक को काट करके यहां पर घाटियां बन गई। ठीक है, अभी उन घाटियों के बारे में हम पूरा बताएंगे जिनको आपने सुना होगा दून और द्वार। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको समय तक बता दिया, प्लायोसीन काल था। अब हम अगली बात करते हैं, प्लायोसीन के बाद क्या हो गया, चौथी बात। अब मुख्य बातें शुरू होती हैं कि देखिए ऊपर से पहाड़ काट काट करके मध्य हिमालय और मुख्य हिमालय के नीचे जब लेके आए पथरीला एरिया हुआ, तो यह कैसा एरिया है, ककरीला, ककरीला पथरीला, ककरीला पथरीला क्षेत्र। ये कैसा, उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी शिवालिक, शिवालिक का जो है उत्तरी हिस्सा और उत्तरी क्षेत्र का पूरा शिवालिक क्षेत्र ही ककरीला पथरीला, वहां की नदियां ककरीला पथरीला क्षेत्र बनाती हैं। तो ये आप समझ लीजिएगा कि ऊपर की नदियां। और दूसरी चीज क्या है कि कटी फटी श्रेणी है। ये क्या है, कटी फटी श्रेणी क्यों है, मैंने बताया ना पहले तो उतना नदियों का बहाव नहीं था तो कोई बात नहीं, पूरी शिवालिक एक तरफ से लाइन से थी। लेकिन क्या हुआ, लगातार नदियां करोड़ों साल से बह रही हैं तो उन्होंने क्या हुआ, इस शिवालिक श्रेणी को पूरा काट के कई कई टुकड़ों में बांट दिया है। अब हम आपको बताते हैं कहां कहां काटा है और उससे अच्छा बीच बीच में ये आपका लघु हिमालय है और ये शिवालिक। तो ये लघु हिमालिक शिवालिक की कॉर्नर कॉर्नर वाले शिवालिक जो है यहाँ पर घाटियों का निर्माण हुआ है। यानी लघु हिमालय, ये लघु हिमालय, ऊपर लघु हिमालय, नीचे बॉर्डर पर शिवालिक श्रेणियां, इनके बीच में ये जो क्षेत्र है शिवालिक का क्षेत्र है, यहाँ पर घाटियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, मैंने बताया था ना लघु हिमालय और ये शिवालिक हिमालय, यहाँ पे लघु और शिवालिक, इनके बीच में घाटियों का निर्माण हुआ है। तो चलिए कॉर्नर कॉर्नर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे और जम्मू कश्मीर और इधर पाकिस्तान यहाँ के बॉर्डर पे घाटियां हम बताना शुरू करते हैं। चलिए पहली घाटी सबसे पहले जम्मू कश्मीर में इधर की तरफ झेलम नदी के किनारे इस तरफ है, कौन सी, कोटली घाटी। कौन सी, कोटली, कोटली दून। अब यहां पर दून वर्ड आया है उसके बारे में बता देते हैं। चलिए दून के बारे में बताएं तो इसमें क्या होती है, घाटियां, घाटियां कौन कौन सी, लघु, ये घाटियां जो है किसके किसके बीच में होंगी, लघु और शिवालिक। लघु और शिवालिक के बीच में क्या होंगी, देखिए इधर मैंने बताया शिवालिक, इधर बताया लघु, बीच में क्या है, कुछ घाटियां बनी हुई हैं। ठीक है, इन घाटियों में दो तरह की घाटियां हैं, एक पूर्वी साइड, यानी पूर्वी मतलब इधर की साइड की घाटियां, पूर्वी घाटियां, पूर्वी, और ये होगी पश्चिमी। ठीक, तो पूर्वी जो घाटियां हैं उनको, पश्चिमी घाटियां जो हैं उनको, इस संख्या में ज्यादा है पश्चिमी घाटियां, इनको हम कहते हैं दून। क्या, दून। शिवालिक की घाटियों के बारे में बता रहे हैं। और पूर्वी घाटियों कहते हैं द्वार। क्या, द्वार। तो दून और द्वार नाम से जानी जाती हैं। यानी इधर तरफ हम जो उत्तराखंड में विशेष तौर पर द्वार मिलेंगे और उससे पहले सारी पश्चिम साइड में जितनी घाटियां मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, वो मिलेंगी आपकी दून। तो चलिए सबसे पहले हमने बताया वो कोटली दून। फिर आप जानते हैं कि एक नदी निकल के आई, कौन सी, यहां पे चंद्र और भागा नदियों के रूप में निकली है,
आपकी लाहौल स्पीति के पास से, और वहां से आते 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 किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश की है, और फिर चली आई आपकी कटरा जम्मू से के पास से होते हुए निकल गई। बताइए कौन सी नदी? ये नदी आपकी है, ये नदी है आपकी चिनाब नदी। कौन सी? ठीक है, इसको बोलते हैं ये चिनाब नदी। कौन सी? चिनाब। ये देखिए पहले नदी ऊपर, सबसे पहले चिनाब। चिनाब नदी ने देखिए जम्मू के पास काटा है और जम्मू दून का निर्माण किया है। यहां पे कौन सा है? दो दून छोटी छोटी है, एक है जम्मू दून, और जनरली इसको जम्मू कहते हैं, उधमपुर कहते हैं, पर अगर हम इसको घाटी के रूप में पढ़ें तो जम्मू दून और उधमपुर दून। कौन कौन सी? जम्मू दून और उधमपुर दून। जम्मू दून और उधमपुर दून, ये आपके चिनाब नदी के काटने के पास वहां पर बनी है, यहां पर। और यहां पर नदी, यहां पर ये श्रेणी जो है, ये शिवालिक श्रेणी जो जा रही है, ये कट जाती है। एक बार कटी कोटली घाटी के पास, दोबारा कटी, दो बार ये कट गई। फिर आपका आया, देखिए तीसरी नदी जो है वो है रावी। कौन सी है? रावी। ये मैंने आपको बताया था, यहां पर एक है, क्या है? व्यास कुंड है। व्यास कुंड के इधर से निकलती है, वहां से निकल करके ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से होकर बहती हुई नीचे आती है और पंजाब में प्रवेश करती है। रावी नदी। रावी नदी जब पंजाब में प्रवेश करती है तो इसको यहां पर प्रवेश करते ही एक जो है बांध बनाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रंजीत सागर। क्या? रंजीत सागर। रंजीत सागर बांध बनाती है। रंजीत सागर बांध के पास से फिर देखिए यहां पर भी ये जो है शिवालिक श्रेणी को काटती है और फिर आगे निकल जाती है, तो यहां पर भी ये काटती है। ठीक, तो फिर आपका जो है कौन सा, यहां पर भी कटाव हुआ, यानी कई कई जगह पर कटाव मिलता है। फिर आपका इसके बाद एक और जो है, रावी नदी के बाद एक छोटी सी नदी बहती है, उसका भी नाम मैं लिख ही देता हूं। छोटी सी नदी बहती है, उसको बोलते हैं चाकी नदी। अब समझिएगा, चाकी नदी, इसी रावी नदी के बगल में चाकी नदी बहती है। कौन सी? चाकी नदी। ठीक, चाकी नदी बहती है। चाकी नदी की वजह से यहां पे कटाव होता है और चाकी नदी के पास एक घाटी पाई जाती है, उसको बोलते हैं नूरपुर घाटी। कौन सी? नूरपुर दून। देखिए सारी दून बता दे रहा हूं आपको। तो पहला कोटली दून, फिर जम्मू के पास जम्मू दून, उसके बगल में कटरा के बाद उधमपुर दून पड़ेगा। फिर जैसे ही आप हिमाचल प्रदेश में घुसेंगे तो पहली दून जो कौन पड़ेगी? नूरपुर दून पड़ेगी। नूरपुर दून के बाद आपका नूरपुर दून जब पड़ेगी, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद एक और नदी आएगी, उसको कहते हैं व्यास नदी। व्यास नदी व्यासकुंड से निकलेगी और ऐसे आएगी और फिर होते 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 ये आपका सतलज नदी के बाद ये हिमाचल प्रदेश, ये आपका पंजाब में प्रवेश करेगी हिमाचल प्रदेश से, और आते आते यहां हरिकेन नाम के डैम पर आकर ये सतलज नदी से मिल जाएगी। तो ये कौन सी नदी होगी? व्यास नदी। व्यास नदी जब आ रही है तो ये भी देखिए यहां पर इसको व्यास नदी भी इसको काटती है और यहां पर एक जलाशय बनाती है और एक बांध बनाती है। बांध का नाम कौन सा है? पोंग डैम, और सागर का नाम है महाराणा सागर। महाराणा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, महाराणा और पोंग। आपको फिर भी बताऊंगा, पहले बता चुका हूं, इसलिए ज्यादा विस्तार में नहीं बता रहा हूं। तो पोंग डैम जहां बनाती है, ठीक, पोंग डैम जहां पर बनाती है वहीं के पास में, पोंग डैम के पीछे देखिए, जहां ये काटेगी उसके पहले कई बार ऐसा करेगी कि वहां पर एक घाटी बनाएगी, इसको दून कहते हैं। तो जहां पर ये व्यास नदी आपकी पोंग डैम बना रही है, महाराणा सागर डैम बना रही है, वो जलाशय बना रही है, वहीं पर एक दून यहां पर ये और बनाएगी, इसको बोलेंगे कौन सा? नादौन दून। कौन सी? नादौन दून। ये हिमाचल प्रदेश में कौन से दून हो गए? एक चाकी नदी के पास यानी कि रावी नदी के बगल में नूरपुर दून, और एक जो है व्यास नदी के पास, जब व्यास नदी काटती है, देखिए जगह जगह काट रही है, कहां कहां काटा देखिए। कोटली दून के पास कटी ये श्रेणी, उसके बाद जम्मू दून के पास चिनाब ने काटा, फिर उसके बाद रावी काट ही रही है, फिर आपका चाकी नदी ने काटा, उसके ऊपर नूरपुर दून बनाया, फिर आपका व्यास नदी भी काट रही है और वहां पर महाराणा सागर डैम बना रही है और नादौन दून बना रही है। फिर हम आ जाते हैं आपका सतलज नदी पे। सतलज नदी, सतलज नदी, सतलज नदी। अब सतलज नदी जब नीचे उतरती है तो यहां पर गोविंद सागर डैम बनाती है। गोविंद सागर, कौन सा?
गोविंद सागर। गोविंद सागर डैम क्या कहेंगे, गोविंद सागर झील बनाएगी और वहां पर एक डैम बना होगा, इसको बोलते हैं भाखड़ा। क्या बोलेंगे, भाखड़ा। सबसे पुराना डैम है भाखड़ा डैम, काफी पुराना डैम है, स्वतंत्रता के समय बना था गोविंद सागर डैम और भाखड़ा डैम। तो यहां पर फिर एक वैली बनेगी, उस वैली का नाम क्या होगा, पिंजौर। देखिए इसी सागर के बगल में ही यहीं पर ये पिंजौर वैली, क्या पिंजौर, पिंजौर, पिंजौर दून, ठीक है। तो नादौन दून इस गोविंद सागर के इस तरफ, सतलज नदी पर कौन सा, भाखड़ा नागर डैम गोविंद सागर है, इसके इस तरफ आपका नादौन दून और उस तरफ पिंजौर दून हो गई, ठीक है। फिर हम और आगे बढ़े तो एक नदी पुरानी सरस्वती नदी कही जाती है, इसको बोलते हैं घग्गर। घग्गर, घग्गर नदी आगे होते हुए हरियाणा से पार होते, राजस्थान के पार होते हुए आके पाकिस्तान के पास से होते हुए निकल जाती है, आपका कचकरण के में मिल जाती है। घग्गर नदी जो है यहां पर आती है, ठीक है, और उसके बाद ये हरियाणा के पास इसको फिर क्रॉस करती है। कहां, ये देखिए हरियाणा के पास इसको क्रॉस कर रही है, ठीक। तो यहां पे भी कटान हुई। आगे यमुना नदी जहां पे काटती है, ये देखिए यमुना नदी भी आ रही है। यमुना नदी सिरमौर जिले में प्रवेश करती है इसके, हिमाचल प्रदेश के, और यहां पर भी क्या बनती है, यहां पर एक पोंटा साहब क्या बनता है, एक तरह की घाटी समझिएगा, बसा हुआ है पूरा पोंटा साहब, ये भी एक तरह का दून ही हो गया। फिर हम चले आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में यहां पर गंगा नदी के इस तरफ एक और दून मिलती है, उसको बोलते हैं कौन सा, देहरादून। क्या, सबसे फेमस दून देहरादून। सबको कोई दून नहीं पता होगा लेकिन देहरादून जरूर पता होगा, देहरादून। उसके बाद देहरादून के बाद आप एक चीज आपको मैं और बताना चाहूंगा, देखिए यहां पर बीचों बीच में जहां पर नैनीताल है, यानी आपका टिहरी रीजन, टिहरी और गढ़वाल दो हिस्सों में बटा हुआ है ना। गढ़वाल जो रीजन ये है, गढ़वाल रीजन यहां शुरू होता है, ठीक, और उसके उधर का रीजन ये। तो यहां से इधर का रीजन जो नैनीताल वाला एरिया है, क्या है, नैनीताल, नैनीताल। नैनीताल के इधर एक जो है कार्बेट नेशनल पार्क पाया जाता है, कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट के नाम पे नेशनल पार्क है नैनीताल के इधर। और लैंसडाउन के, लैंसडाउन ऊपर पड़ जाता है, कौन सा, लैंसडाउन। लैंसडाउन और नैनीताल के बीच में यहां पर एक पार्क पाया जाता है, उसको बोलते हैं कार्बेट नेशनल पार्क पाया जाता है। वहीं पर क्या पाई जाती है, दो दून और पाई जाती है, ठीक है। पहली दून या मान लेते हैं, एक दून यहां पर, ठीक, हरे से बनाना था, चलिए हरे से बना देते हैं। ये एक दून पाई जाती है यहां पर, ये दून हो गई, और एक दून इधर पाई जाती है, ठीक, दो दून और पाई जाती हैं, ठीक। उसका नाम है, एक का नाम हम बता रहे हैं आपको, एक का नाम है पतली दून। कौन सा दून, पतली, पतली दून, पतली दून, पतली दून। और दूसरे का नाम कौन सा दून है, कोठरी दून। क्या, कोठरी, कोठरी दून। तो पतली दून और कोठरी दून। अच्छा, यहां पर आपने देखा कि ये सब दून है। और देखिए अब उत्तराखंड में आ गए तो यहां पर आप जानते हैं कि एक जो है द्वार भी पड़ेगा, हरिद्वार। मैंने बोला ना कि पश्चिम की घाटियों को दून और पूर्वी घाटियों में द्वार भी पाया जाता है, द्वार, तो इसको बोलते हैं हरिद्वार। क्या है, हरिद्वार। और यहां पर लैंसडाउन के पास में ही नीचे की तरफ एक और द्वार भी पाया जाता है, इसको बोलते हैं कोट द्वार। क्या, कोट द्वार। अब देखिए लिखवाने की जरूरत नहीं है, अब आपको मैं खुद ही समझा देता हूं। यहां से यहां तक जम्मू कश्मीर का एरिया में आपको दो दून, एक कोटली दून और एक जम्मू दून। उसका जैसे आप आए हैं, रावी नदी ने क्रॉस किया, चाकी नदी ने क्रॉस किया, चाकी नदी के पास में नूरपुर दून, ठीक है, ये हो गया जम्मू दून। उधमपुर दून के बाद में जैसे हिमाचल प्रदेश में आए तो रणजी सागर डैम पे इसने काटा, और उसके बाद जो है किसने, रावी नदी ने। उसके बाद अगली नदी चाकी नदी, चाकी नदी ने एक दून बनाई उधर तरफ, उसे नूरपुर दून कहते हैं। फिर आपका व्यास नदी आई, व्यास नदी ने पोंग डैम बनाया, वहां पर शिवालिक को काटा, यानी कई जगह पे कटा फटा ये मिलता है, ठीक है। और ऊपर से मलबे ढोकर लाए जाते हैं, इसलिए यहां पर कैसा मिलता है, पथरीला एरिया पूरा मिलता है। तो पोंग डैम जहां पे होता है उसके उधर आपका एक जो है वैली मिलेगी, एक दून मिलेगी, उसको नादौन दून बोलते हैं। फिर गोविंद सागर डैम और भाखड़ा नागा सतलज नदी पर बना हुआ है, वहां पर भी एक पिंजौर दून। फिर घग्गर नदी,
ठीक है। घग्गर नदी उसको काटती है और फिर वहीं पर क्या है, घग्गर नदी के पास में क्या है, इस तरफ चंडीगढ़ पड़ जाता है, पंजाब और उसके बीच का एरिया है, ठीक है। तो बॉर्डर पर एक यमुना नदी आ रही है, यमुना नदी उसको पोंटा साहिब पे पूरा काट रही है। तो यानी ये पोंटा साहिब हो गया, पिंजौर हो गया, नादौन हो गया, नूरपुर हो गया, उधमपुर, जम्मू, कोटली, ये सब दून हो गए। फिर आपको उत्तराखंड में हम जाते हैं तो देहरादून मिल जाता है। फिर आपका यहाँ पे जो आपका कौन सा था, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसके दोनों तरफ कोठरी दून और पतली दून मिल जाता है। इधर हरिद्वार और कोटद्वार मिल जाता है। ये सब इतनी घाटियां हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि पर्वत श्रेणियों की, तो देखिए यहां पर इसको जो है, ठीक है, हुंडवा श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यहां पे काली नदी जहां पे काट रही है, काली नदी भी तो काट रही है, काली नदी ये नदी है, कौन सी है, काली नदी। यहां पर देखिए गंगा है, ये कौन सी है, यमुना है, ठीक है। तो यहां पर काली नदी भी इसको काटती है। यहां पर इसका नाम पड़ जाता है हुंडवा श्रेणी। कौन सी श्रेणी, हुंडवा श्रेणी, ठीक है, हुंडवा श्रेणी। इसी शिवालिक को हुंडा श्रेणी नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा मैं यहां पर बता देता हूं, ठीक, यहां पर जहां पर शिवालिक काली नदी को काटती है, यहां पर श्रेणी का नाम क्या कहा था, हुंडवा श्रेणी, हुंडवा श्रेणी, हुंडवा श्रेणी, ठीक है। उसके बाद जब ये यूपी में चली आती है, यहां पे यूपी तो बना नहीं, मैं इधर दिखा देता हूं। यूपी में जब आती है तो यूपी में देखिए जब बरेली को क्रॉस करती है, ठीक है, बरेली को क्रॉस करती है, तो आपने सुना होगा कुड़िया घाट, कुछ लोग कहते हैं कुड़िया घाट, वो चूरिया मोरिया श्रेणियां भी पाई जाती हैं। तो ये इसको बोलेंगे चूरिया घाट। यानी कि आपका बरेली के बाद का जो एरिया है, जो कि तराई जहां पे हो जाती है लखीमपुर के उत्तर साइड में, तो ये चूरिया घाट की श्रेणियां बोली जाती हैं। और उसी के आगे चूरिया मोरिया की श्रेणियां पाई जाती हैं, ठीक है, चूरिया मोरिया। अब नेपाल जब पहुंचती है, नेपाल में जहां नेपाल बिहार बॉर्डर है, वहां पर श्रेणियां थोड़ा उत्तर की ओर दब जाती हैं। और वहां पर एक तो बिहार में वाल्मीकि अभयारण्य, वाल्मीकि नेशनल पार्क, कौन सा, वाल्मीकि, बना दे रहा हूं ये वाल्मीकि, कौन सा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क बन जाता बिहार के उत्तरी क्षेत्र में, इसी श्रेणियों के आसपास पाया जाता है। और उसी के बगल में यही श्रेणियां आपके नेपाल में चितवन नाम से जानी जाती है। चितवन पार्क वहां पे भी है नेपाल में, चितवन, कौन सा, चितवन, कौन सा वन, चितवन, ठीक है। और उसके बाद मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहां पर क्या है, ये बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर से होते हुए, नेपाल और यूपी के बॉर्डर से होकर चल रही हैं। जहां पर सबसे पहले जब ये उत्तराखंड को छोड़ रही होती है और काली नदी क्रॉस कर रही होती है, वहां पर इनको हुंडवा श्रेणी के नाम से जाना जाता है, हुंडवा। और या तो एक और नाम बोला जाता है धंग श्रेणी, धंग या दंड श्रेणी, या होंडवा श्रेणी नाम से इस जगह पर, यानी जहां पर उत्तराखंड के दक्षिणी एरिया में उसको जाना जाता है। और उसके आगे बढ़ने पर, जैसे हम आगे बरेली के पास पहुंचते हैं, बरेली से और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लखीमपुर के उत्तर साइड में जब देखते हैं, तो वहां पर इसको चूरिया मोरिया यानी कुड़िया घाट या चूरिया मोरिया श्रेणी नाम से जाना जाता है। और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बिहार में जब घुसते हैं, तो यही जो है वाल्मीकि श्रेणी नाम से, वाल्मीकि नेशनल पार्क बना हुआ है, वहां पर पाया जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बिहार की उत्तरी श्रेणी में, उत्तर पे जो है नेपाल में चितवन नाम से, नेपाल के अंदर इसको चितवन नाम की श्रेणी आना जाता है। फिर आ जाता है आप सिक्किम में पहुंच जाते हैं। सिक्किम में जब पहुंचते हैं तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, वहां पर एक तीस्ता नदी पड़ती है, क्या, तीस्ता। और उसके बाद मैंने बताया था तीस्ता के बाद सांकोश नदी है, जो कि तीस्ता नदी भी और सांकोश नदी दोनों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। तो तीस्ता नदी यूं आती है और सांकोश नदी यूं आती है। तीस्ता और सांकोश के ठीक पहले एक रैडक नदी पड़ती है, तीस्ता और रैडक, यानी ये सांकोश के पास ही में है, तीस्ता और रैडक नदियां, रायडक भी बोलते हैं, रैडक भी बोलते हैं। तो इन नदियों के बीच का नदी क्या है, तीस्ता नदी और रैडक नदी के बीच का जो 90 किलोमीटर का एरिया है,
90 किलोमीटर का एरिया है। यहां पर ये श्रेणी पूरी तरह से गायब दिखाई देती है और उसके बाद फिर ये आगे फिर अरुणाचल प्रदेश तक जाती है 3 पहाड़ियों के रूप में। यानी कि देखिएगा ये 90 किलोमीटर का एरिया आप भूल जाइए, 90 किलोमीटर में दिखाई तीस्ता और रेडिक नदियों के बीच में ये दिखाई नहीं देती है, क्योंकि तीस्ता और रेडिक नदियां काफी कटाई करके वहां पर पूरा मैदान सा बना देती हैं, इसलिए ये पहाड़ियां वहां पर बिल्कुल होंगी नीचे, लेकिन दिखाई नहीं देती, बहुत हल्की हल्की रहती हैं। फिर उसके बाद ये फिर से दिखाई देती हैं आपका इधर सेवन सिस्टर्स के एरिया में फिर से दिखाई देना शुरू होती हैं। और ये किन पहाड़ियों के नाम जानी जाती है? 3 पहाड़ियों के नाम लिख लीजिए। एक पहाड़ी ये, एक पहाड़ी बीच में और एक पहाड़ी लास्ट में। कौन कौन सी हो गई? ठीक है, चलिए, तो मैंने दून और के बारे में बताया था, मैं उसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि पॉइंट ले सकूं। तो दून और द्वार, दून पश्चिमी की घाटियां सारी मैंने बता दी वो थी, और पूरब की घाटियां द्वार नाम से आती है। तो शिवालिक की घाटियां थी जिनका मैंने बताया। तो ठीक, तो एक पॉइंट जरा लिख लीजिएगा, एक 7th पॉइंट बता देता हूं। एक पॉइंट कौन सा हो गया? एक पॉइंट यह हो गया कि तीस्ता, तीस्ता और रैडक नदियों के बीच नदारद, नदारद मतलब गायब। कौन सी श्रेणी जो है तीस्ता और रैडक नदियों के बीच में गायब पाई जाती है? एक और पॉइंट चलिए देखते हैं कौन सा हो सकता है। ठीक, उसके बाद उसके पूर्व में किन किन नदियों के रूप में, किन किन श्रेणियों के रूप में जानी जाती है? ये देखिए, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। पहली कौन सी? डफला, डफला। दूसरी क्या है? मिरी। और तीसरी अबोर, इसी क्रम में भी है। इन श्रेणियों के रूप में दिखाई देती है। इन श्रेणियों, अरे भाई काली पेन कहां चली जाती है? काले, इन श्रेणियों के रूप में। अब जान लीजिए कि क्या है, लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, ऊंचाई इतनी, प्लायोसीन काल में बनी हुई पथरीला पथरीला क्षेत्र होता है, कटी फटी श्रेणियां हैं क्योंकि नदियों ने उनको खूब जगह से काटा है। तीस्ता और रैडक नदियों के बीच में ये दिखाई नहीं देती हैं। इसके पूर्व में, यानी जहां पे तीस्ता और रैडक नदियां उसको काटती है, उसके बाद पूर्व में हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के एरिया में ये डफला, मिरी और अबोर के रूप में पाई जाती हैं। ठीक, अब यहां देखिए जो मैंने घाटियां बताया था, 9 नंबर देखिए, दून व द्वार के उत्तर, दून व द्वार के उत्तर में मैंने बताया था ना, ऐसे ये हो गई उसका लघु हिमालय खड़ा ढाल। तो यहां से क्या होता है? खड़ी ढाल से लैंडस्लाइड होती रहती है। तो दून और द्वार के उत्तर में भूस्खलन होता है, क्योंकि उसका कारण क्या है कि जो उसके बाद जो लघु हिमालय उसका दक्षिणी ढाल है वो बहुत खड़ा ढाल होता है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा क्या है? 10वां पॉइंट एक और नोट कर लीजिए दिमाग में। वो पॉइंट ये है कि शिवालिक श्रेणी के जो दक्षिणी ढाल है उस पर मानसून आके टकराता है तो वो काफी हरे भरे होते हैं। तो शिवालिक श्रेणी, शिवालिक के दक्षिणी ढाल हरे भरे, देखिएगा उधर के थोड़े कम हरे भरे होंगे क्योंकि थोड़ा वर्षा उधर कम जा पाती है, लेकिन शिवालिक के दक्षिणी ढाल बिल्कुल हरे भरे होंगे। लेकिन इसमें भी एक अपवाद पाया जाता है, जो पंजाब का एरिया है वहां पर बहुत सारी वितरिकाएं उतरती हैं जो कि पूरा इरोड कर देती हैं इस पहाड़ी को, इसलिए पंजाब में जो दक्षिणी ढाल होते हैं वो हरे भरे नहीं होते। एक्सेप्शन यहां लिख लीजिए, पंजाब के ढाल हरे नहीं हैं, हरे होंगे लेकिन कम हरे होंगे। ठीक है, पंजाब के ढाल कम हरे होंगे। तो इतनी सी चीजें इसमें हो गई। चलिए मैं एक ओवरव्यू ले लेता हूं हल्का सा। देखिए, इसको काटने, इस श्रेणियां में बहुत कटाव फटाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि सतलज, व्यास, घग्गर, चिनाब, रावी, चाकी,
ठीक है। और साथ में आपका ये सारी नदियां, झेलम से लेकर सारी नदियां, गंगा यमुना सब इसको काटती हुई, उधर भी घाघरा कोसी, उधर भी घाघरा गंडक और कोसी नदियां भी इसको पूरा काट फाट डालती हैं। तो देखिए आप मान चलिए कि सब कटीफटी रूप में मिलती है, बीच में 90 किलोमीटर में ये तिस्ता और रायडा के बीच में दिखाई नहीं देती है। फिर उसके बाद 3 पहाड़ियों डफला, मिरी और अबोर के रूप में फिर दिखाई देती है। ऊंचाई इसकी ज्यादा नहीं है, ऊंचाई इसकी 600 से 1200 मीटर है। बहुत ऊंचाई पर पाइन आदि के यानी चीड़ के पेड़ मिलेंगे, जो कि आपको जब आप कटरा जाएंगे तो आपको कटरा के रास्ते में आपको दिखाई देंगे चीड़ के पेड़ ढालों पर, ठीक है। तो बहुत ऊंचाई पर ये चीड़ के मिलेंगे, बाकी नॉर्मल पेड़ मिलते हैं। नीचे अब चौड़ाई इसकी क्या है, हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा चौड़ाई मिलती है और उसके बाद इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। काफी चौड़ाई होते होते जब ये आपका पहुंचती है रणजीत सागर डैम तक, यानी आपका पोंग डैम तक पहुंचती है, रणजीत सागर डैम तक पहुंचती है, तो ये थोड़ी पतली हो जाती है। फिर बाद में घूम करके ये पोतवार के पठार तक पाकिस्तान में तक जाती है। प्लायोसीन एरिया में यानी पहाड़ों के बनने के सबसे निचले अंतिम चरण में इसका निर्माण हुआ है। इसमें दोनों तरफ ककरीला क्षेत्र पाया जाता है। इसके बाद दक्षिण में भाबर और तराई का क्षेत्र पाया जाता है। भाबर का क्षेत्र शुरू हो गया, मान चलिए ककरीला पथरीला क्षेत्र, इसको हम कह सकते हैं भाबर भी मान सकते हैं इसको, भाबर अभी आपको पढ़ाएंगे। भाबरी क्षेत्र है ये, कटीफटी श्रेणियां हैं, तेस्ता में इसके पूर्व डफलाई, ठीक है। तो अब ये मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं पाया जाता है। एक चीज और बता देता हूं यहां पर, ठीक है, बस इतनी चीजें हैं। तो जनरली इतने हैं, और कुछ छूटा होगा तो मैं अगले क्लास में बताऊंगा। तो इतनी चीजें आपके शिवालिक श्रेणी के से रिलेटेड हैं। बहुत कोई बर्फबारी इत्यादि इसमें दिखाई नहीं देती है, हरी भरी श्रेणियां हैं, बहुत कम ऊंची श्रेणियां हैं। इतनी चीजें अगर आप पढ़ लेते हैं तो उससे ज्यादा इसमें आपको जानकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।